जब से अध्याय 411 में पी जनरेशन की महान शक्ति का परिचय हुआ है, तब से इस महान शक्ति के बारे में अनेक सिद्धांत उभर आए हैं जो उत्तर कोरिया से लेकर दुनिया के किसी अन्य स्थान के प्रमुख गिरोह तक फैलते हैं। लेकिन सबसे प्रमुख सिद्धांत यामाजाकी कबीला रहा है। मैं इस विचार का समर्थन कर रहा हूँ जब से ये पहली बार बनाया गया था। वास्तव में मुझे इस बात का पता नहीं था कि यह सिद्धांत पूरे समुदाय में इतना लोकप्रिय था। हालांकि हाल ही में पीटीजे लुकिज्म कहानी में एक पहले की सामुदायिक सिद्धांत के वास्तव में सच होने का संकेत देते नजर आते हैं। कोजिमा भाइयों से लेकर गन के पिता के परिचय तक यामाजाकी कबीले को महान शक्ति के रूप में दिखाने वाले विभिन्न संकेत दिए गए हैं और मैं सोच रहा था कि क्यों न इस पर एक वीडियो बनाया जाए जिसमें इस सिद्धांत के पक्ष और विपक्ष में सब कुछ चर्चा की जाए। तो शुरू करने के लिए, जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया था, महान शक्ति का परिचय अध्याय 411 में दिया गया था। प्रत्येक सदस्य का अलग उद्देश्य था, लेकिन वे महान शक्ति के खिलाफ लड़ने के लिए फिस्ट गैंग के बैनर के तहत एकजुट हुए। ये तुरंत अधिकांश पाठकों को दो तार्किक धारणाएं देता है। एक ये तथ्य कि यह महान शक्ति एक समूह थी और दूसरा यह कि यह महान शक्ति निस्संदेह अत्यधिक मजबूत। अब आखिरी अध्याय तक श्रृंखला के दौरान दी गई जानकारी के साथ एकमात्र वास्तविक समूह जो जाना जाता था या कम से कम माना जाता था कि इस अत्यधिक उच्च शक्ति स्तर पर था, वह था यामाजाकी कबीला। बेशक ये संभावना थी और अभी भी है कि इस महान शक्ति का अभी तक परिचय नहीं हुआ है, लेकिन इस समय यह संभावना नहीं है और कहानी के अनुसार यह सही नहीं बैठता। अब जहाँ तक इस सिद्धांत की बात है, इसके पक्ष में चर्चा करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। चियोन्यांग आग से पहले केवल वही चीज़ें जो यामाजाकी कबीले को इस शक्ति के रूप में संकेतित करती थीं। कुछ नहीं। उस समय ये मुख्य रूप से सिर्फ एक विचार था, लेकिन जो वास्तव में इसे आवश्यक ईंधन प्रदान किया वह चियोन्यांग आर्क था। कोजिमा भाइयों का यामाजाकी कबीले के सक्रिय सदस्यों के रूप में पूर्व पीढ़ी के दौरान परिचय हमें इस सिद्धांत के संबंध में प्राप्त पहला वास्तविक संकेत था। और इसके बाद गन के पिता का परिचय हुआ जो यामाजाकी कबीले के मुखिया होंगे, और उन्हें इस पैनल में दिखाया गया था कि वह उन लोगों को पटक रहे थे जो जिनयोंग पार्क जैसे ही कपड़े पहने हुए थे। हमें पता है कि यामाजाकी कबीले का मुख्यतः जापानी वंश है और इससे यह सवाल उठता है कि यामाजाकी कबीला विशेष रूप से जापान के बजाय कोरिया पर प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास क्यों कर रहा होगा। और इस पर रेडिट पर मिस्टर गोल्ड नामक एक व्यक्ति ने बहुत विस्तार से चर्चा की थी। और यदि आप उनकी थ्योरी के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो मैं सुझाव देता हूं कि आप उसे रेडिट पर देखें या वीएमएट का वीडियो देखें, क्योंकि वह प्री जनरेशन के राजनीतिक पक्ष में गहराई से जाते हैं और इसमें बेहतरीन काम करते हैं। अब कुछ बिंदु हैं जिन्हें मैंने अभी तक चर्चा नहीं की है। एक यह तथ्य कि यामाजाकी कबीले के पीछे हटने की पुष्टि की गई थी। तो यामाजाकी कबीले जैसी शक्ति के हारने पर हमारे पास वास्तव में केवल एक विकल्प बचता है। कैप्रियोंग की फिस्ट गैंग ने उन्हें हराया होगा और इससे हमें यह संभावित कारण मिलता है कि गुन चार्ल्स चोई के अधीनस्थ बनने के लिए क्यों सहमत होगा। और मुझे लगता है कि यह शायद इसलिए है क्योंकि जापान में मुगामी प्रभाव के समान चार्ल्स ने गुन से वादा किया होगा कि अगर उसकी पूरी योजना सफल होती है तो वो कोरिया में यामाजाकी के महान प्रभाव को वापस लाएगा, जो गुन को पहली बार में उसके साथ काम करने का कारण देगा। जहाँ तक इस सिद्धांत के खिलाफ जाने वाली बातों का सवाल है, वास्तव में ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि इस सिद्धांत से संबंधित असली जानकारी सिर्फ संकेतों के रूप में कहानी में मिलती है। हालांकि एक बात पर मेरा ध्यान गया। नवीनतम अध्याय में हमें बताया गया कि कोजिमा भाई गैप्रियोंग फिस्ट गैंग के शासनकाल के दौरान सक्रिय थे और इसने मुझे थोड़ी देर के लिए भ्रमित कर दिया। मुझे यकीन नहीं है कि मैं यह कहने में सही हूँ या अगर मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन अगर फिस्ट गैंग ने शुरुआत में महान शक्ति को हराने के लिए इकट्ठा किया था और यामाजाकी कबीला वह महान शक्ति था, तो क्या कोजिमा भाइयों को पहले ही पराजित नहीं कर दिया गया होता जब फिस्ट गैंग अपने शासन में था? और भले ही आप कह रहे हैं कि उन्हें हराया गया और वे वापस आए, मुझे लगता है कि गैप्रियोंग या फिस्ट गैंग के किसी अन्य सदस्य को उनके अस्तित्व के बारे में पता होगा और नहीं। उन सभी को फिर से नोट करना होगा। यह पूरा विषय थोड़ा अस्पष्ट है, लेकिन इसका एक पूरी तरह से अलग पहलू भी है जो राजनीति से संबंधित सिद्धांतों से जुड़ा है। तो यदि आप लोग पूर्व पीढ़ी के राजनीतिक पहलुओं के बारे में हर मिनट विवरण के साथ एक वीडियो चाहते हैं, ज़रूर टिप्पणी छोड़ें। मैं भी ऐसा करने के लिए तैयार हूँ।